हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। यूपी ट्रिपल एससी एएनएम फीमेल हेल्थ वर्कर के नर्सिंग क्लास में एक बार फिर हाजिर हैं लेकर मिडवाइफरी को का इसका लेक्चर नंबर हमारा 71 होने वाला है। तो 17 लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिया है और पिछले वर्ष के पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो हमने एक और सीरीज शुरू की है, बिहार एएनएम स्पेशल MCQ सीरीज। तो उस सीरीज को भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। यदि आप बिहार एएनएम की तैयारी कर रहे हैं, आप यूपी प्लस एएनएम की तैयारी कर रहे हैं, तब भी क्या है वो सेशन शानदार आपके लिए होने वाला है। तो वो बिहार के लिए स्पेशल, लेकिन क्या यूपी ट्रिपल एससी भी कर रही हैं तो भी क्या है आपके लिए इम्पॉर्टेंट सेशन होने वाला है वो भी। तो उसको भी देखते रहिए, इसको भी देखते रहिए एकदम शानदार तरीके से। तो आइए शुरुआत करते हैं। यदि आप यूपी एएनएम, बिहार एएनएम, DSSB एएनएम, किसी भी स्टेट एएनएम की तैयारी कर रही हैं तो आपके लिए सेशन बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। तो 30 क्वेश्चन करेंगे, इन 30 क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश कीजिएगा और लास्ट में हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का रहा है, गर्भावस्था के दौरान लिनोलिक एसिड की आवश्यकता क्यों होती है। गर्भावस्था के दौरान लिनोलिक एसिड की आवश्यकता क्यों होती है। रक्तचाप नियंत्रित करने के लिए, भ्रूणी मस्तिष्क के विकास हेतु, हड्डियों के विकास हेतु या गर्भाशय की सफाई हेतु। तो कह रहा गर्भावस्था के दौरान लिनोलिक एसिड की आवश्यकता क्यों होती है। तो गर्भावस्था के दौरान लिनोलिक एसिड की आवश्यकता क्यों होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भ्रूणी मस्तिष्क के विकास के लिए। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा शिशु के फेफड़ों की परिपक्वता किस हार्मोन से बढ़ती है। ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन, कोर्टिकोट्रोपिन या प्रोजेस्टेरॉन। तो कहा शिशु के फेफड़ों की परिपक्वता किस हार्मोन से बढ़ती है। तो हमारा राइट आंसर होगा कार्टिकोट्रोपिन। तो कोर्टिकोट्रोपिन। तो बढ़ते हैं आगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्रसव के दौरान नलवी संरचना का मुख्य कार्य क्या है। प्रसव वेदना कम करना, शिशु को पोषण देना, गर्भाशय से शिशु के बाहर निकलने में सहायता करना या प्लेसेंटा को बनाए रखना। तो कह रहा प्रसव के दौरान नलवी संरचना का मुख्य कार्य क्या है। तो प्रसव के दौरान नलवी संरचना का मुख्य कार्य क्या है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गर्भाशय से शिशु को बाहर निकालने में सहायता करना। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। बढ़ते हैं आगे। कह रहा गर्भवती महिला में हीमोडायल्यूशन किस माह में चरम पर होता है। चौथे महीने, छठे महीने, 8वें महीने या 9वें महीने। तो कह रहा गर्भवती महिला में हीमोडायल्यूशन किस माह में चरम पर होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा चौथे का ऑप्शन नंबर सी, 8वें महीने में। तो बढ़ते हैं आगे। तो एक और शानदार क्वेश्चन, प्री एक्लेम्सिया की पुष्टि के लिए सबसे संवेदनशील सूचक कौन सा है। प्री एक्लेम्सिया के लिए सबसे संवेदनशील सूचक कौन सा है। पेशाब में प्रोटीन, रक्तचाप, एडिमा, सिर दर्द। तो कह रहा है प्री एक्लेम्सिया की पुष्टि के लिए सबसे संवेदनशील सूचक कौन सा है। तो प्री एक्लेम्सिया की पुष्टि के लिए सबसे संवेदनशील सूचक हमारा हो जाएगा पेशाब में प्रोटीन यूरिया। नेक्स्ट, नियोनेटल हाइपोथर्मिया की रोकथाम के लिए प्राथमिक क्रिया क्या होनी चाहिए। शिशु को नहलाना, उष्मा से लपेटना या उसे अकेले सुलाना या ठंडे जल से साफ करना। तो कह रहा नियोनेटल हाइपोथर्मिया की रोकथाम के लिए प्राथमिक क्रिया क्या होनी चाहिए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा उष्मा से लपेटना, मतलब गर्म कपड़े से क्या करना, लपेटना। नेक्स्ट, कह रहा है HPC गढ़ना का तात्पर्य है एम्ब्रियोटिक थैली का विश्लेषण, प्लेसेंटा को हाथ से निकालना, योनि की सफाई या सिजेरियन ऑपरेशन। तो कह रहा है APC गणना का तात्पर्य है। तो APC गणना का तात्पर्य है, हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्लेसेंटा को हाथ से निकालना। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा बच्चेदानी की आंतरिक परत को क्या कहते हैं। मायोमेट्रियम, पेरिटोनियम या एंडोमेट्रियम या एपिथीलियम। तो कह रहा बच्चेदानी की आंतरिक परत को क्या कहते हैं। तो बच्चेदानी की आंतरिक परत को क्या कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट, एंडोमेट्रियम। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा ओव्यूलेशन किस हार्मोन की वृद्धि से होता है। LH, FSH, HCG या GnRH।
तो कह रहा ओव्यूलेशन किस हार्मोन की वृद्धि से होती है। तो ओव्यूलेशन किस हार्मोन की वृद्धि से होता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा LH। नेक्स्ट, कह रहा स्तनपान कराने वाली माँ को दिन में कितनी अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है। 300 किलो कैलोरी, 500 किलो कैलोरी, 700 किलो कैलोरी या 1000 किलो कैलोरी। तो कह रहा स्तनपान कराने वाली माँ को दिन में कितनी अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो स्तनपान कराने वाली माँ को दिन में कितनी अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 500 किलो कैलोरी। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा मोलर प्रेगनेंसी में कौन सा लक्षण प्रमुख होता है। गर्भाशय का सामान्य से अधिक आकार, रक्तचाप कम होना, हाइपरथायराइडिज्म या लघु भ्रूण। तो कह रहा मोलर प्रेगनेंसी में कौन सा लक्षण प्रमुख होता है। तो मोलर प्रेगनेंसी में कौन सा लक्षण प्रमुख होता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गर्भाशय का सामान्य से अधिक आकार। तो गर्भाशय का सामान्य से अधिक आकार। बढ़ते हैं आगे। कह रहा पार्टोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या है। भ्रूण के वजन का आकलन, प्रसव की प्रगति की निगरानी, रक्तचाप की रिकॉर्डिंग या शिशु के दिल की धड़कन सुनना। तो कह रहा पार्टोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो पार्टोग्राम का मुख्य उद्देश्य हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रसव की प्रगति की निगरानी। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा क्लोमिफेन साइट्रेट किसके लिए प्रयोग किया जाता है। गर्भपात के लिए, प्रसव को प्रेरित करने के लिए, ओव्यूलेशन के लिए या एनीमिया के लिए। तो कह रहा क्लोमिफेन साइट्रेट किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो क्लोमिफेन साइट्रेट किसके लिए प्रयोग किया जाता है, हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ओव्यूलेशन के लिए। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा प्रसव की दूसरी अवस्था कब मानी जाती है। सर्विक्स का 6 सेंटीमीटर फैलना, खुलना, पानी फटना, सर्विक्स का पूरा फैलाव या शिशु का बाहर आना। तो कह रहा प्रसव की दूसरी अवस्था कब मानी जाती है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सर्विक्स का पूरा फैलाव। तो हमें उम्मीद है इस सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। सेशन अच्छा लग रहा तो सेशन को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो कह रहा बर्थ एस्फिक्सिया के लिए पहला प्रबंधन क्या है। तुरंत वेंटिलेशन देना या शिशु को थपकी देना या मुंह और नाक की सक्शन या ऑक्सीजन मास्क लगाना। तो कह रहा बर्थ एस्फिक्सिया के लिए पहला प्रबंधन क्या है। तो बर्थ एस्फिक्सिया के लिए पहला प्रबंधन क्या है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मुख और नाक की सक्शन। नेक्स्ट, कह रहा चारियो एम्ब्रियोनाइटिस का मुख्य कारण क्या होता है। पीलिया, संक्रमण, उच्च रक्तचाप या कम आयरन। तो कह रहा कोरियो एम्ब्रियोनाइटिस का मुख्य कारण क्या होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट, संक्रमण यानी इन्फेक्शन। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन का रहा फंडल हाइट का उपयोग किसके लिए किया जाता है। भ्रूण की स्थिति जानने के लिए, भ्रूण की हृदय गति जांचने के लिए, गर्भकाल का आकलन या गर्भाशय की मांसपेशी जांचने के लिए। तो कह रहा फंडल हाइट का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गर्भकाल का आकलन करने के लिए। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा स्त्री श्रोण की कौन सी प्रकार प्रसव के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। गायनोकॉइड या एंड्रॉइड या प्लेटिपेल्विक या एंथ्रोपॉइड। तो कह रहा है स्त्री की श्रोण की कौन सा प्रकार प्रसव के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गायनोकॉइड। तो गायनोकॉइड। नेक्स्ट, बढ़ते हैं आगे। कह रहा मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन का अर्थ है मानसिक बाधा, भ्रूण का वजन अधिक होना, जन्म मार्ग में रुकावट या रक्त की कमी। तो कह रहा मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन का अर्थ है, तो मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन का अर्थ है ऑप्शन नंबर सी जन्म मार्ग में रुकावट। तो बढ़ते हैं आगे। तो कह रहा सेप्टिक एबार्सन में कौन सा प्रमुख लक्षण होता है। हाइपरथर्मिया या लो ब्लड प्रेशर या सामान्य पीरियड या ताजगी महसूस होना। तो कह रहा सेप्टिक एबार्सन में कौन सा प्रमुख लक्षण होता है। तो सेप्टिक एबार्सन में प्रमुख लक्षण होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए हाइपरथर्मिया। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा गर्भावस्था के दौरान पाई जाने वाली चोरिलेस्टेसिस किससे संबंधित है। हृदय, यकृत, वृक्क, अग्नाशय। तो कह रहा है गर्भावस्था के दौरान पाई जाने वाली चोरिलेस्टेसिस किससे संबंधित है। तो हमारा किसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यकृत। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो देखिए कह रहा है नाल कूप यानी कॉर्ड प्रोलैप्स होने की स्थिति में पहला प्रबंधन क्या है? सिर नीचे करना, तुरंत सीजेरियन, ऑक्सीजन देना या नब्ज की गणना। तो कह रहा नाल कूप यानी कॉर्ड प्रोलैप्स होने की स्थिति में पहला प्रबंधन क्या किया जाता है? तो नाल कूप यानी कॉर्ड प्रोलैप्स की स्थिति में सबसे पहले प्रबंधन कौन सा किया जाता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सिर नीचे करना। तो बढ़ते हैं आगे। नवजात शिशु का सामान्य श्वसन दर क्या होती है? 10 से 20 पर मिनट, 30 से 60 पर मिनट या 70 से 90 पर मिनट या 15 से 25 पर मिनट। तो कह रहा नवजात शिशु में का सामान्य श्वसन दर क्या होती है? नवजात शिशु का सामान्य श्वसन दर क्या होती है? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 30 से 60 पर मिनट। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा एपगार स्कोर में गति से क्या अभिप्राय है? हाथ पैर की हरकत, रोना, मांसपेशियों का तनाव या हृदय गति। तो एपगार स्कोर में जो एपगार स्कोर लिया जाता है उसमें गति से क्या तात्पर्य है? तो गति का मतलब होता है हाथ पैर की हरकत। नेक्स्ट। कर शिशु की त्वचा पर पाई जाने वाली लैनुगो क्या है? पसीने की ग्रंथि या मुलायम बाल या तेलीय ग्रंथियां या छाले। तो कह रहा है शिशु की त्वचा में पाई जाने वाली लैनुगो क्या है? मुलायम बाल है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कर नवजात की आंख में डालने वाली औषधि कौन सी है? टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन, सल्फाडियाजिन या गैंथामिसिन। तो कह रहा है नवजात की आंख में डालने वाली औषधि कौन सी है? तो नवजात की आंख में डालने वाली औषधि है हमारी टेट्रासाइक्लिन, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। तो बढ़ते हैं आगे। तो 27 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। गर्भवती महिला में टेटनस टॉक्साइड यानी टीटी की पहली खुराक कब दी जाती है? गर्भधारण से पहले, 8वें सप्ताह, 16 से 20 सप्ताह या 30वें सप्ताह। तो कह रहा है गर्भवती महिला में जो टीटी की पहली खुराक यानी टेटनस टॉक्साइड की पहली खुराक कब दी जाती है? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 16 से 20 सप्ताह में। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा सामान्य प्रसव की कुल अवधि कितनी होती है? 8 से 10 घंटे, 12 से 14 घंटे या 15 से 18 घंटे या 20 से 24 घंटे। तो कह रहा सामान्य प्रसव की कुल अवधि कितनी होती है? तो सामान्य प्रसव की कुल अवधि होती है 12 से 14 घंटे, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है बायोफिजिकल प्रोफाइल में कौन से घटक शामिल हैं? तो बायोफिजिकल प्रोफाइल में कौन से घटक शामिल होते हैं? तो हमारा मूत्र उत्पादन या माँ का ब्लड शुगर या भ्रूण की गति या हार्मोन स्तर। तो कह रहा बायोफिजिकल प्रोफाइल में कौन से घटक शामिल होते हैं? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भ्रूण की गति। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भ्रूण की गति, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। तो बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। करा शिशु की सिर की सबसे बड़ी व्यास कौन सी होती है? सब ऑक्सीपिटो ब्रिगमैटिक या ऑक्सीपिटो फ्रंटल या बाइपेरिटल या मेंटो वर्टेक्स। तो कह रहा शिशु की सिर की सबसे बड़ी व्यास कौन सी होती है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मेंटो वर्टेक्स। तो हमें उम्मीद है ये 30 क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ये 30 क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुए हों और आपने कितने क्वेश्चन सही किए हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और सेशन आपको कैसे लगा सेशन उसको भी कमेंट में बताइएगा। और सेशन यदि पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और एक शेयर, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि 20% लोग ही क्या किए हैं सब्सक्राइब करते हैं देखने वालों में। तो आखिर ऐसा क्यों करते हैं आप लोग? कम से कम इसको भी तो कमेंट में बता सकते हैं कि आप की सेशन नहीं पसंद आती है, कि आप हमारे लाइक वीडियो नहीं डालते हैं। कोई भी कमी हो, किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, किसी भी एग्जाम की तैयारी करना है, कोई भी फॉर्म भरने में दिक्कत हो रही है, किसी भी फॉर्म के बारे में नहीं जानकारी है, कोई वैकेंसी आने वाली है या कोई वैकेंसी आ रही है, तो इन सब की जानकारी अब आपको इसी चैनल पर मिलने वाली है। तो यदि आपके घर कोई जीएनएम किया है तो उसके लिए बिहार में स्टाफ नर्स की बहुत ही शानदार 11,389 वैकेंसी आ चुकी है। तो उसका हमने फुल डिटेल के साथ क्या क्या चाहिए, कैसे कैसे फॉर्म भरा जाएगा और कब से फॉर्म भरने का डेट है, वो सारे वीडियो में बताए गए हैं। तो कृपया उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ, कुछ और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।